जय हिंद साथियों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मां अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग हमसे जुड़ चुके हैं और जुड़ते रहिए, लगातार अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। हमारी जो संविधान की यानी कि जीएस की जो क्लास है ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप यहां पर सामने देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, अनुसूचियों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ये चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या एसएससी हो या कि वनडे एग्जाम में कोई भी परीक्षा अगर है तो उसमें यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। शेड्यूल से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। यानी कि हमारे संविधान में जो नियमावली है, यानी संविधान में जो नियम और कानून हैं, उन नियमों और कानूनों को किस प्रकार से व्यवस्थित रखा गया है, जिस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में सलीके से, सीक्वेंस में, तरीके से लगा करके रखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान की जैसे कुछ विशेषताएं, प्रमुख विशेषताओं की मैंने जो क्लास ली थी आपकी, वो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जरूर उसको देख लें। इसके बाद में जो शेड्यूल है, यानी कि कौन कौन से नियम कौन कौन से शेड्यूल में रखे गए हैं, सेक्शन वाइज में, सीक्वेंस में रखे गए हैं, उस चीज को आप बेहतर तरीके से जानेंगे और समझेंगे। हाँ, फैक्ट्स जो इसके हैं इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको लिख करके बार बार रटना ना पड़े। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या, कौन सा, किसके बाद सीक्वेंस आएगा इन शेड्यूल्स का, यानी कि अच्छा देखिए इधर एक चीज और, अनुसूचियों को शेड्यूल कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल भी होता है। सही रूप से अगर देखा जाए तो कई लोग इसको देखा होगा शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल, लेकिन स्केड्यूल होता है। हालांकि इसके प्रोनाउंसिएशन की कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लें, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए मेरे बच्चों, आइए जुड़िए हमसे और हम लोग शुरू करते हैं। जब हमारा संविधान बना, संविधान जब बन करके तैयार हुआ, उस समय मैंने आपसे चर्चा भी की थी पिछली बार कि अनुच्छेद की जो संख्या है इस समय वो 395, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 है। लेकिन अमेंडमेंट जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस होते गए और संविधान में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ी, तो उसमें संशोधन लगातार किए गए और अब यहां पर लगभग में देखा गया कि आर्टिकल्स का नंबर 450 से ज्यादा है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि संशोधन के बाद में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो 450 लगभग, ये पूरा नहीं, लगभग इसकी हम बात कर रहे हैं। अब जब अनुसूचियों की बात की गई तो संविधान जब बना था उस समय 8 ही अनुसूचियां थीं। बाद में जैसे जैसे परिवर्तन होते गए तो इसमें शेड्यूल की जो संख्या थी वो +4 कर दी गई, यानी कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। यानी अब आपसे सीधा प्रश्न पूछता है कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इस समय 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। तो इसके बाद में अब हम लोग चर्चा करेंगे लगातार कौन कौन सी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है, ये चीज जानेंगे। लेकिन एक चीज और यहां पे समझना है कि जब हम संशोधन की बात करते हैं तो इसमें यानी कि 8 के बाद 9 और 10, 11 और 12, मतलब ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं, 4 ऐसे संशोधन हैं जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चीज को भी आप बड़ा गौर से देखिएगा वीडियो को, तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो आइए चर्चा करते हैं पहली अनुसूची से। फर्स्ट शेड्यूल,
प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल जो है प्रथम अनुसूची, इसमें कहा गया कि जो राज्य हैं, यानी हमारा जो देश है इसको राज्यों में बांटा गया है। किस लिए? राज्य यानी देश का जो प्रशासन है वो बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसलिए राज्यों में देश को बांटा गया। यानी जब संविधान बना उस समय राज्यों की संख्या 14 थी। जब संविधान हमारा बना उस समय राज्यों की संख्या 14 थी और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब संविधान बनके तैयार हुआ उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 14। यूटी कितने थे? यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित राज्य कितने थे? तो 6 संघ शासित राज्य थे। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या है कि प्रथम अनुसूची कहती है कि राज्य होगा एवं संघ शासित क्षेत्र, यानी कि स्टेट एंड यूटी, राज्य और यूनियन टेरिटरी, इनके विषय में जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी नए राज्य को जोड़ना है या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या अगर किसी भी राज्य की सीमा से संबंधित विवाद है तो वह प्रथम शेड्यूल के अंतर्गत देखा जाएगा, उसकी नियमावली को पढ़ा जाएगा और तत्पश्चात जो एक्टिविटीज होनी है इनसे संबंधित इनकी आप यहां पर प्रथम अनुसूची के तहत देखेंगे कि जो भी बदलाव होने हैं वो किए जाएंगे। तो पहला राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की यहां पे चर्चा की गई है। सीधे प्रश्न पूछता है, अनुच्छेद 1 से 4 में इनका विवरण किया गया है। हम लोग जब आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे, आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो 1 से 4 और संविधान के भाग 1 में इसका पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टेट एंड यूटीज, अब वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट कितने हैं तो 28। अभी मैंने संविधान बनने के समय पर बताया आपको कि 14 + 6 थे, लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो 28 + 8 हैं। मींस 28 यहां पे स्टेट हैं और 8 यहां पर यूटीज हैं। अभी 9 थे। जब 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से तो वहां पर 2 स्टेट बना दिए गए, 2 यूटीज बना दिए गए, एक हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका और दूसरा लद्दाख। तो 2 यूटीज बन गए थे। 7 थे, 9 हो गए। और फिर अभी हाल ही में क्या किया गया कि हमारा जो दमन एंड दीव है और दादरा नगर हवेली को दोनों को मिला करके एक यूटी बना दिया गया और अब नंबर ऑफ यूटीज की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो 8 रह गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझिएगा। यहां पर मैंने आपको बताया कि राज्य होंगे और संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा किस अनुसूची में की गई है तो पहली अनुसूची में की गई है। इस चीज को आप जानेंगे। अब देखिएगा यहां पर जो द्वितीय अनुसूची है यानी कि सेकंड शेड्यूल है। अब यहां पर इंग्लिश वाले भी अगर देख रहे हैं तो देख लेंगे, बहुत ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ उनको शब्दावली का थोड़ा सा ये होता है कि हिंदी से इंग्लिश में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चीज़ों को इंग्लिश में भी यहाँ पे मीडियम ऑफ इंग्लिश भी मैं इस्तेमाल करता रहूँगा जिससे आपको परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं द्वितीय अनुसूची जो है ये क्या कह रही है। सेकेंड अनुसूची में ये कहा गया कि लोगों के जो वेतन हैं यानी कि जो लोग हैं उनके वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। कौन कौन से लोगों के वेतन भत्ते, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्य के कर्मचारी हो और केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, इन सभी लोगों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है या उसमें कोई नई चीज जोड़ना है
तो उसको रखा गया है द्वितीय अनुसूची में, यानी कि सेकंड शेड्यूल में इसको रखा गया है। यानी कि सैलरीज दी जाएंगी, बोनस और सैलरी की बात की गई किस अनुसूची में, तो सेकंड अनुसूची में इसकी बात की गई। ठीक है भाई, एक चीज आप हमें ये बताइए, अभी हम इसको ट्रिक से भी जोड़ेंगे, चीजों को समझना। तो पहली अनुसूची हो गई, अब यहां पर तृतीय यानी कि थर्ड, शेड्यूल यानी अनुसूची, ठीक है। तो थर्ड अनुसूची में किसकी चर्चा की गई, यहां पर कहा गया कि जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अगर सरकार का वह हिस्सा हैं तो शपथ लेंगे। क्या करेंगे भाई, शपथ, यानी कि ओथ टेकिंग का जो प्रोसेस है उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या उनको देश को संबोधित करना है, किस नाम से संबोधित करना है, तो उसमें सत्य निष्ठा की जो शपथ है वो इन कर्मचारियों के द्वारा या इन सरकार के जो सहयोगी हैं इनके द्वारा शपथ का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है भाई, शपथ का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर देखेंगे चौथी अनुसूची यहां पर कहती है चतुर्थ अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में क्या कहा गया कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा ये संसद का एक अंग के रूप में माना जाता है, उच्च सदन है। राज्यसभा में जो सीटें होती हैं, सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, मतलब जो राज्यसभा में लोग मनोनीत होकर के आते हैं या चुन करके आते हैं उनकी सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, ऐसा वर्णन किया गया संविधान की चौथी अनुसूची में, यानी राज्यसभा में जो सीटें, क्योंकि इसके लिए जो आधार है वो जनसंख्या है। जनसंख्या को आधार मान करके ही राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है कि किन क्षेत्रों से, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम राज्यसभा के सदस्य चुन करके आते हैं, 80 सबसे ज्यादा यहां से चुन करके आते हैं। तो यहां पर क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है, तो चौथी अनुसूची में किया गया है। अच्छा, इसके बाद में जब हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न लगातार आपसे पूछा जाता है, इस चीज को आप जानेंगे। तो पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया कि जो राज्य है, यानी कि देश के प्रत्येक राज्यों में, यानी जहां जहां पर एससी लोग हैं, जहां पर एससी लोग हैं और एसटी लोग हैं। एससी का मतलब है शेड्यूल कास्ट, एससी का मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, और एसटी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल ट्राइब है। तो ऐसे लोग, इनमें बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इनमें क्या है, ये दिखने में हम लोगों ही जैसे हैं, यानी जैसे हमारे नाक कान हैं उसी प्रकार से ये भी लोग हैं, लेकिन क्या है कि इनका एससी जो है ये हमारे ही तरीके से है, इनमें किसी भी प्रकार की ना कोई परंपरा ना रीति रिवाज, कोई भी अंतर इसमें नहीं है, लेकिन ये पिछड़े थे, इनके संदर्भ में कुछ यहाँ पे संवैधानिक रूप से नियम और कानून बनाए गए जिनको यहाँ पे रखा गया पांचवी अनुसूची में। अब एसटी की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे लोग हैं, यानी इनके घर ना तो हमारे तरीके से होते हैं, ना ही इनका रहन सहन हमारे तरीके से होता है, ना ही पहनावा हमारे तरीके से होता है, आचार विचार होता है, मतलब ये अलग प्रकार के परिवेश में रहते हैं। तो इनके उत्थान के लिए भारत सरकार ने संवैधानिक रूप से इनको दर्जा दिया गया कि इनके इंप्रूवमेंट के लिए, इनके उत्थान के लिए जिन
कानूनों का निर्माण किया जाएगा, 5वीं अनुसूची में इनको रखा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से सुनेंगे। तो SC ST का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में 6ठी अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो यानी कि SC ST के जो लोग हैं या अनुसूचित जाति इनको कहेंगे, अनुसूचित जाति ये है शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। यानी SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है कि इनके यहाँ पर विशेष प्रकार से इनके प्रशासन को चलाने के लिए जो SC वाले क्षेत्र हैं, ST वाले क्षेत्र हैं, इनको के प्रशासन को देखने के लिए अलग प्रकार से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इसलिए इनको अलग अनुसूची में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में जो 6वीं अनुसूची है ये कहती है कि इसमें जितने, इसको जरा ऊपर लिखते तब आपको बातें समझ में आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं इसको ट्रिक से भी जोड़ता हूं, ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो 6वीं अनुसूची ये क्या कह रही है? इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, SC का कोई प्रावधान नहीं है, SC का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, और इसमें ST के क्षेत्रों यानी ST अर्थात शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई। मतलब इसमें SC का कोई प्रावधान नहीं। 6वीं अनुसूची जो है इसमें SC का कोई प्रावधान नहीं, ST के यानी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, लेकिन इसमें भी विशेष रूप से कुछ राज्यों के बारे में बात की गई। इनमें कौन कौन से थे? तो यहां पर आप अगर देखना चाहें तो AM और TM से याद रख सकते हैं। A से यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 हैं। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई, जिनमें याद रखना है, अब यहां पर M से मणिपुर भी हो सकता है, M से मणिपुर भी हो सकता है, लेकिन मणिपुर को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची में यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को, तो आप यहां पर अगर याद करना चाहें कि यहां के लोगों ने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, यानी जोर जबरदस्ती करके, यहां पे देखिए मिजोरम, जोर लगा दिया, जोर जबरदस्ती करके मिजोरम वालों ने अपना नाम इसमें ऐड करवा लिया। तो इस चीज को आपने समझा। 4 राज्य हैं AM TM। AM आप जानते हैं सुबह का समय जो 12 बजे तक चलता है, ठीक है, और PM की जगह PM आप याद ना रखें तो यहाँ TM याद रख लें, ठीक है। और अगर आप ऐसे ना याद करना चाहें तो ATM यानी ATM से याद कर लें, जैसे आप याद करना चाहें। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ATM में देखिए डबल M आपको सिर्फ करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप जान सकते हैं कि ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि SC ST वाले क्षेत्र से हैं, इनके प्रशासन के क्षेत्रों के नियंत्रण की बात की जाएगी। तो हम लोगों ने 6 अनुसूची की बात कर ली। अब इसको जरा हम थोड़ा ट्रिक से देख लेते हैं, 6 अनुसूची को हम कैसे याद करेंगे। भाई याद नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो देखिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, ये हम ट्रिक से बात कर रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ठीक है।
आइए, तो पहली अनुसूची में कहा गया कि जिस भी देश में रह रहे हैं, यानी कि जिस देश में रह रहे हैं वहां के राज्यों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई हम जहां रह रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं, तो ये राज्य जो हैं इनको जाने और यूटीज के बारे में जाने हम, यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बारे में जाने। दूसरा कह रहा है अच्छा भाई यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, इन राज्यों में यूटीज में काम करने वाले लोग हैं, तो इनके जीवन यापन के लिए आप मुझे बताइए वेतन की जरूरत होगी कि नहीं होगी। भाई वेतन एवं भत्ते की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो ये सब चीजें आवश्यक हो जाएंगी उनके लिए। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर शपथ की हमने अभी बात करी तीसरी अनुसूची में, यहां पर राज्यसभा की बात करी हमने, यहां पर हमने एससी और एसटी की बात करी, और यहां पर हमने एससी की कोई बात नहीं करी, एसटी की बात करी। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब आपने राज्य को जाना, मतलब आपने किसको जाना, अपने देश के राज्यों के बारे में जाना और वहां के यूटीज के बारे में जाना। लेकिन जब आप यहां पर काम करेंगे तो आपको काम करने के लिए, आपका जीवन यापन करने के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। तो जो लोग कर्मचारी लोग हैं वो उनको वेतन मिलेगा। लेकिन एक चीज और आप याद रखिएगा, यहां पर जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं वो पैसा दो तरीके से कमाते हैं। पैसा कमाने का मतलब है यहां पर दो प्रकार से पैसा, अब देखिए पैसा कितने प्रकार से कमाया जाएगा, दो प्रकार से कमाया जाएगा। पहला कैसे कमाया जाएगा, पहला भाई लोग ईमानदारी से कमाते हैं, और दूसरा पैसा दो नंबर से भी कमाते हैं, पैसा दो नंबर से भी कमा लेते। तो ये वेतन है, वेतन को आप क्या मान लीजिए, पैसा मान लीजिए। और पैसा कितने तरीके से कमाएंगे, दो नंबर से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, कमाते हैं लोग। अब इसके बाद में देखिएगा शपथ, शपथ देखिए इसमें तीन ही वर्ण हैं, और देखिए तीन लिखा है यहाँ पे, तो तीन वर्ण इसमें हैं, और तीन मतलब शपथ में तीन ही वर्ण हैं, तो तीन संख्या, तो शपथ तीसरी अनुसूची में। अब देखिएगा यहां पर राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो जहां पर चार लोग आ जाएं, कितने लोग आ जाएं, चार लोग आ जाएं, तो बोलो वहां सभा हो जाती है कि नहीं हो जाती है, सभा बन जाएगी। जहां पर चार लोग आएंगे वहां पर क्या बन जाएगी, इकट्ठा होंगे जैसे ही, तो वहां पे लोग सभा का निर्माण कर देंगे, ठीक है, समूह का निर्माण कर देंगे। तो अब देखिएगा इसके बाद में एससी हैं, शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, और शेड्यूल, अब देखिए दोनों में एस लगा हुआ है, दोनों में, और पांच की बनावट देखिए कुछ एस जैसी है, पांच की बनावट कैसी है, देखिए एस जैसी, एकदम एस जैसी है। तो इसको आप यहां से याद रख सकते हैं कि एससी एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। अब देखिए जो छठी अनुसूची है इसमें आपको याद रखना है एएम और टीएम के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है, जिस पर मैंने अभी लगातार चर्चा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने 6 की बात कर ली, और इसके बाद में बात करते हैं अगला 7वीं 8वीं 9वीं। देखिएगा भाई 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, यानी कि अब 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। ध्यान से देखिएगा जरा। अब इसमें जो 7वीं अनुसूची है इसकी अगर हम बात कर लें, अभी मैंने बताया था, हालांकि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे भी कि इसमें संशोधन किए गए और यहीं से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। 7वीं अनुसूची क्या है, इसमें कुछ सूचियों का प्रावधान किया गया, मतलब जो हमारी भारत सरकार है इसने कुछ सूचियों का प्रावधान किया, और इसमें यह कहा कि राज्य में और यूटीज में और केंद्र के कुछ अलग अलग नियम और कानून होंगे।
जिसके हिसाब से संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया कि इसमें अलग अलग रख दिया कि केंद्र के जो कानून है वो केंद्र बनाएगा, राज्य के जो कानून है वह राज्य बनाएगा, और जब दोनों की सहमति की आवश्यकता होगी तो दोनों लोग कानून बना लेंगे। तो इसके लिए देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सूचियों का वर्णन किया गया, और केंद्र हमारे यहां पर क्योंकि केंद्र की सत्ता है तो केंद्र सूची बन गई, और दूसरी जब यहाँ पे बात की गई हमारे यहाँ राज्य हैं तो राज्य सूची का निर्माण कर दिया गया। अब इसके बाद में समवर्ती सूची, सम माने क्या होता है बराबर, समवर्ती सूची। अब ध्यान से देखिएगा इसको, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यहां से जो विषय आए कि कौन से विषयों पर किसके पास अधिकार होगा कानून बनाने का, तो ये देखिए केंद्र के पास जो विषयों की संख्या थी, विषय इसमें सीधे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, तो विषय अगर आपसे पूछ ले यहां पर तो सबसे महत्वपूर्ण यहां 97 विषय थे जब संविधान की अनुसूची ये बनाई गई थी, यानी कि संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करके अब इसमें विषयों की संख्या कर दी गई है 100। अच्छा, विषय की संख्या 100 के साथ इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा कि कौन से ऐसे कानून हैं, किस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर नेशनल हाईवे बनाते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नेशनल हाईवे बनाएगा। अब अगर यहां पर बात की जाए कि जनगणना कौन करवाएगा, जनगणना कराने का जो काम है वो कौन करेगा, मिलिट्री यानी कि जो सेना है वो किसके अंतर्गत काम करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। जो सीमाएं हैं, यानी अगर सीमाओं से संबंधित कोई भी प्रावधान करना या नियमावली में कुछ भी निर्माण करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। तो ये सभी ऐसे टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए इसके बाद अगर हम मुद्रा की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, यानी कि जो प्रिंटिंग वगैरह होती है कि आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं उसके तहत मुद्रा की छपाई, और इन प्रकार के विषयों पर कैसे आर्थिक जो एजेंडा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन पर कौन कानून बनाएगा, ये SC ST से प्रावधान संबंधित अभी हम लोग बात कर रहे थे, इन पर कानून बनाने का काम केंद्र सूची के अंतर्गत किया जाएगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि जब संविधान बना उस समय विषयों की संख्या कितनी थी भाई, तो 97 सब्जेक्ट्स थे। अब वर्तमान में कितने हैं, तो 100 हैं। एक चीज और कि इसमें कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिन पर अधिकार है केंद्र सरकार का जो कानून बनाएगी, तो केंद्र सरकार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का है। तो यहाँ पे 97 थे, 100 हो गए। अब 100 पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सेना से संबंधित कानून बनाने का कार्य कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। जनगणना कराने का काम कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। अगर नेशनल हाईवे का निर्माण करना है तो कौन करेगा, तो ये काम केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं और बात कर लेते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा। किसका होगा भाई, राज्य ही इस पर कानून बनाएगा। विषयों की संख्या इसमें जो थी वो पहले 66 थी, लेकिन 61 हो गई। मतलब इसमें जो विषय थे इन विषयों में कुछ फेरबदल किया गया और कम कर दिया गया, और उन्हीं विषयों को उठा के जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। चर्चा करेंगे अभी हम लोग। तो 66 विषय से कितने हो गए, 61। प्रश्न पूछता है संविधान बना तो विषयों की संख्या कितनी थी, 66। वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है राज्य सूची में, तो 61 है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी, किस प्रकार के कानून हैं जिन पर राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह कानून बनाएगी। तो सबका अलग अलग, जैसे शिक्षा, अगर शिक्षा की व्यवस्था है तो शिक्षा पर कानून बनाने का काम दोनों कर सकते हैं, मतलब समवर्ती सूची के तहत किया जा सकता है। लेकिन अपने अपने राज्यों के जो बोर्ड होते हैं, जैसे हम बोर्ड की बात करते हैं तो अपने अपने हर राज्य के अपने अपने अलग अलग बोर्ड होते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी बोर्ड, मैं बिहार की बात करूं तो बिहार बोर्ड, मैं हरियाणा बोर्ड की बात करूं तो HBSC, इस तरीके से मैं MP की बात करूं तो MP बोर्ड हो जाएगा। इस तरीके से
अलग अलग सभी राज्यों के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने बोर्ड का गठन करते हैं और उसके तहत। और अब जैसे मान लीजिए सीबीएसई है, तो सीबीएसई जो है ये सबके लिए मतलब कि केंद्र सरकार का है और यह सबके लिए इसमें कानून है। तो जो इसमें पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, जो जिस बोर्ड में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती है। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे अब इसमें अगर पुलिस की व्यवस्था, पुलिस हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग होती है पुलिस। इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। ऐसे ऐसे जो विषय हैं ये राज्य सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इस चीज को हम बेहतर ढंग से जानेंगे। यहां से प्रश्न पूछते, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं समवर्ती सूची की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि समवर्ती जो सूची है, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ जरा, समवर्ती यानी इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, इसको यूनियन लिस्ट कहेंगे, यूनियन लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है। अब समवर्ती जो सूची है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। समवर्ती सूची, सम माने बराबर, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, यानी कि बराबर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी है। मतलब दोनों इसमें मिलजुल करके कानून बनाने का काम करती हैं। इस चीज को आप समझिएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर शिक्षा से संबंधित, अभी मैंने बात किया कि शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा पर अगर बजट बनेगा तो शिक्षा के लिए बजट केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। दोनों की इसमें साझेदारी होती है, ठीक है। इस चीज को आपने समझा। जैसे मान लीजिए अगर पर्यावरण सुरक्षा की कोई बात होती है, पर्यावरण सुरक्षा की कोई बात होती है, तो इसके लिए यहाँ पर दोनों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वह कानून बनाए। तो पर्यावरण जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची के अंतर्गत किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कहीं पर, जिससे बेहतर आप या फिर वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। ये चीज आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम 7वीं के बाद 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची जो है, इसमें क्या हुआ कि भाषाएं जोड़ी गई। भाषाएं, कारण क्या था कि जब संविधान हमारा बनाया गया तो अब भाई भारत विविधतापूर्ण देश है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न भाषाएं हैं, तो उनके क्षेत्रों के हिसाब से संवैधानिक रूप से, यानी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देना आवश्यक हो गया। इसमें उस समय की बात करें तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी। इसके बाद में यहां पर संशोधन होने लगे। संशोधन क्यों होने लगे? क्योंकि आपने देखा कि जो पहला राज्य था, भाषा की ही मांग थी, जो भाषा के आधार पर बनाया गया आंध्र प्रदेश, यानी हमारे देश का पहला ऐसा राज्य जो भाषा से संदर्भित था। यानी कि पंडित पोंटी श्री रामल्लू के आंदोलन के पश्चात हमारे नेहरू के द्वारा इसको भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य बनाया गया। किसके आधार पर बनाया गया? प्रशासन के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। तो संशोधन, अब इसी के साथ साथ और भी कई राज्य थे जो अपनी भाषा की मांग करने लगे। अब तो इसमें संशोधन करना पड़ा। तो पहला यानी कि जो 21वां संशोधन इससे भाषा से संबंधित था,
21वां संशोधन, इस 21वें संशोधन की जब हम बात करते हैं ये 1967 में हुआ और इसमें जो भाषा जोड़ी गई वह थी सिंधी। और इसके बाद में अगला जो संशोधन हुआ वो 71वां संशोधन था। ये भी भाषा ही से ही संबंधित था, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे थे तो भाषा में बदलाव आ रहे थे कि कौन कौन सी भाषा किन क्षेत्रों की होगी, संवैधानिक रूप से उनको मान्यता दिया जा रहा था। तो 1992 में ये हुआ, इसमें जो है भाषाएं जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब आप इसको नमक से याद कर सकते हैं, ट्रिक से। अगर ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, तो नमक यानी कि ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, संशोधन में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 71वें संशोधन, ये पूछा गया प्रश्न 1992 के अनुसार नहीं जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहां पर नेपाली कर दे, मणिपुरी कर दे और यहां पर सिंधी कर दे और यहां पर कोंकणी कर दे। ठीक, तो अब देखिए, तो इसमें जोड़ी गई थी इसलिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये तो 3, नेपाली भी जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, क्योंकि नमक से आप याद रखेंगे। ठीक है भाई। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब इसके बाद में जब हम अगले संशोधन की बात करते हैं, अगला जो संशोधन हुआ वो था 92वां संशोधन। और 92वें संशोधन ये 2003 में हुआ और इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई ये 4 जोड़ी गई। पहली भाषा ये जनजाति है बोडो, डोगरी, मैथिली, मिथिला बिहार, ये भी जनजाति, ये भी जनजाति, और संथाली, ये भी जनजाति भाषा है, ये बिहार की है बोली। तो अब इन 4 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया संशोधन के बाद। प्रश्न पूछता है कि कौन सी, इसमें भी नहीं तो एक हटा देगा, कोई इसमें की रख देगा, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। तो अब इसको आप अगर याद रखें, बोडो मास, बोडो मास मच्छर मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बोडो, डा से डोगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। नौवीं अनुसूची। अब जो 9वीं अनुसूची देखिएगा, ना से जैसा कि यहां पे उच्चारण है नई, यानी कि नया, नया सुधार अगर करना है तो किसमें? भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण। यानी कि अगर कोई भी भारत से अलग भूमि है उसमें कोई कानून बनाना है, अगर मान लीजिए भारत के अंदर में कोई क्षेत्र ऐसा है भूमि का जिससे संबंधित कोई कानून बनाना है, तो इसके लिए यहां पर 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल किया गया। सीधे सीधे यूपीएससी में प्रश्न पूछ लिया जाता है, पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में अनुसूचियों का मिलान करें, तो सही जानकारी आपको होना जरूरी है। इसके बाद में जब हम 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, जिसमें दल बदल कानून की बात की गई है। क्या है दल बदल कानून? यानी कि पहले यह तय करना होगा कि जो व्यक्ति है किसी भी पार्टी में अगर सम्मिलित है तो उस
व्यक्ति के विवेक पर यह निर्भर करता है कि वह अगर पार्टी को छोड़ के जाना चाह रहा है तो जा सकता है, यानी अन्य किसी दल में शामिल हो सकता है। लेकिन जब पूरे दल की बात करेंगे कि दल का कुछ एक समूह अगर किसी के दबाव में पार्टी को छोड़ के चला जाता है और वह नई पार्टी बनाना चाहता है, तो उसके लिए जो लोकसभा अध्यक्ष है उनको पार्टी बनाने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन अगर वही ग्रुप के लोग अगर वह अपने विवेकाधीन छोड़ के जाते, मतलब अपने विवेक से, किसी के दबाव में नहीं, तो लोकसभा स्पीकर इसको अनुमति देता है कि वह अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो ऐसा इसमें संशोधन किया गया। पहले जो था इसमें 1/6 और 1/3 का जो प्रावधान था, इसी के तहत इसमें दल बदल सकता था। ठीक है ना। तो अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप जानेंगे, देखिए 11 की आवाज और ग्राम पंचायत की आवाज कुछ एक जैसी है। 11 ग्राम पंचायत, 11 ग्राम पंचायत, 11 ग्राम पंचायत। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, इसके पहले जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची प्रश्न पूछ लेता है। अभी मैंने बताया, लेकिन संशोधन वाला इसमें देख लीजिए कब हुआ था। तो जो 10वीं अनुसूची का संशोधन हुआ, ये 52वां यानी कि 42nd अमेंडमेंट था। ये 1985 में हुआ था। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये 52वें संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? 1985 के अंतर्गत। और इसी तरह से अगर 9वीं अनुसूची का पूछता है, अगर 9वीं अनुसूची का पूछता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान नहीं रहा, इसको बाद में बता रहा हूं। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये प्रथम संशोधन के द्वारा, यानी संविधान का जो प्रथम संशोधन था उसमें जोड़ा गया 1951 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई ना। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। तो ये संशोधन से संबंधित प्रश्न जो हैं ये लगातार पूछ लेते हैं। कौन सा संशोधन कब हुआ, यहां से संबंधित। अब इसके बाद में अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची का जो संशोधन हुआ ये कब हुआ, तो ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, यानी 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ग्राम पंचायत से संबंधित, तो ये 73वां संशोधन हुआ। प्रश्न सीधे पूछता है कि किस संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 73वां संशोधन जो है ये 1992 में हुआ। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे समझना है ग्राम पंचायत का जो था एक स्तर, जिसको हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के रूप में हमारे गांधी जी के इस सपने को साकार करने के लिए हमारे नेहरू के द्वारा 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो ग्राम पंचायत की अनुसूची नंबर 11 में यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कानून का अगर बदलाव करना है तो 11वीं अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न पूछता है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसके बाद में 12वीं जो अनुसूची थी, मतलब ग्राम से संबंधित, जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य है, सड़क है, ठीक है, वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था है, रहन सहन आवास की व्यवस्था है, इन सब में किस प्रकार का कोई संशोधन करना है तो ये सारी चीजें 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगी। 12वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं, ये भी पूछता है कि कब जोड़ी गई,
तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें 74वां संशोधन हुआ और 74वें संशोधन 1993 में। ये वाला काम जो था दिसंबर 1992 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए इसको 1993 में लिख दिया जाता है। 1993 ही सही है, आंसर ऑफ 1993। अगर आप देखेंगे कई किताबें 1992 यहाँ पे ना लिख के 1993 लिखती हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये 74वां संशोधन जो है दिसंबर में कंप्लीट हुआ, इसलिए लागू इसको 1993 में किया गया था। इस चीज को आप गौर से समझेंगे। नगर से संबंधित मतलब कि वहां की विकास की योजनाएं हैं, वहां पर विद्युत की व्यवस्था है, वहां पर सड़क की व्यवस्था है, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई भी संशोधन करना है तो 12वीं अनुसूची। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि 12वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, तो 74वें संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये थे अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और कॉन्सेप्ट। इस चीज को अगर आप एक बार में नहीं तो 2 बार वीडियो को रिप्ले करके देख लेंगे और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करें, और आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ हो। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।